मास्टर्स किया जॉब मिल गई, इंजीनियरिंग किया जॉब मिल गया। कलाकार बनना है, अगर किसी को सच में बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो 2-3 काम करने से आर्टिस्ट नहीं बनेगा, या फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल आर्टिस्ट बनेगा। जिसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं पता है, जिसको समझता नहीं है, वो बोलेंगे उसमें मजा नहीं है, रियलिस्टिक अच्छा है। उनके जैसा नहीं करना है, आपको नया कुछ लाना है। तो आप देखने से आर्टिस्ट नहीं बनोगे, उनको मिलने से भी आर्टिस्ट नहीं बनेंगे। आपके सामने लियोनार्डो जी पोर्ट्रेट बना के दिखाएंगे आपको, इसका मतलब आप अच्छे पोर्ट्रेट में आर्टिस्ट बनने वाले नहीं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है बिहाइंड द आर्ट में, जो आपको जोड़े कला जगत से। इस वीडियो के स्पॉन्सर है मोनालिसा। आज हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसे कलाकार जिनकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं, जो लगातार अमूर्तता की शिखर की ओर बढ़े जा रहे हैं। हमारे साथ आज उपस्थित है चित्रकार ज्ञानेश्वर ढवळे सर। सर स्वागत है आपका हमारे शो। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी रुचि पेंटिंग में या चित्रकला में कैसे निर्माण। हर एक कलाकार को है ना, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, गाना गाना और कोई ना कोई तो एक रुचि होती है, मगर ये पता नहीं होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे। जो बचपन में मैं था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं आगे जाके आर्टिस्ट बनने वाला हूँ। स्कूल में पढ़ रहा था तब अपनी रुचि अलग होती है, जब बड़े हो जाते हैं तो अलग हो जाता है। फिर मेरे ग्रैंड माँ ने मुझे बोला था कि तुझे आर्ट टीचर बनना है, एक टीचर बनना है, कौन सा भी टीचर बन। तो मैंने उनको बोला था कि मैं आर्ट टीचर बनूंगा। बोले कौन सा भी बन, मगर टीचर बन। गाँव में टीचर की एक वैल्यू होती है, तो इसके लिए मैं ड्राइंग के पीछे बचपन से था और मुझे अच्छा लगता था वो, मगर ये नहीं सोचा था कि मेरा ये प्रोफेशन हो सकता है। तो बचपन से मुझे ड्राइंग की रुचि थी स्कूल के टाइम से। आपके घर में क्या कला के प्रति वातावरण था ऐसे? बिल्कुल नहीं है। मैं तो किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं, बड़ा भाई खेती कर रहा है। आज भी किसी को ड्राइंग के बारे में समझ में नहीं आता, और मैं जो एब्स्ट्रैक्शन काम कर रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मगर ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि आर्ट का, बिल्कुल ही मुझे ही पता नहीं था कि आर्ट टीचर डिप्लोमा करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी हो सकता है, मास्टर्स हो सकता है ऐसा। सर आपने कला शिक्षण कहाँ से लिया फिर? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे डीएड करने का, टीचर करने का था, तो मैंने सोचा कि आर्ट टीचर बन जाऊँ। तो मेरे टीचर को मैंने पूछा, स्कूल टीचर को, कि अगर मुझे ये करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देकर आपको आर्ट टीचर डिप्लोमा बन सकते हैं करके आप टीचर बन सकते हैं, टीचर आर्ट के टीचर बन सकते हैं, कला शिक्षक बन सकते हैं। तो मैंने आर्ट टीचर डिप्लोमा पूना में भारतीय विद्यापीठ कला महाविद्यालय से 2001-2002 में कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं वहाँ पे 2 साल अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए प्रयास किया। और मेरे जो टीचर थे वहाँ पे फाउंडेशन में, सागर पानसरे सर, उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुझे आगे जाके पढ़ाई करनी चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, बीएफए करना चाहिए, तुझे जेजे जाना चाहिए। तब जाके मुझे पता चला जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में एक बड़ा कॉलेज है, तब तक मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। तो फिर मैंने पहले एटीडी किया, बाद में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया, और उसके बाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कंप्लीट किया है। सर एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है, या अमूर्तता का मतलब क्या है? हाँ, मूर्त का मतलब क्या होता है? आकार। और एब्स्ट्रैक्ट का निराकार। तो निराकार की तरफ जाने का मतलब उसमें क्या गहराई होती है, जैसे कि आर्ट या ट्रेडिशनल पेंटिंग से हटके? हाँ, गहराई पेंटिंग को दर्शक को देखने से होती है। जो कलाकार दिखाता है वो सब कलाकार ने दिखाया है, वैसा ही उनको मालूम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शक अलग तरीके से देखते हैं, आर्टिस्ट अलग तरीके से करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है निराकार, उसको आकार ही नहीं है, वही एब्स्ट्रैक्ट। कैसे आप मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़े? हाँ, ये अभी मैं जो नेचर एब्स्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने पहले बहुत लैंडस्केप किए। मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था, तो हम कॉलेज में क्या करते हैं, नेचर ऑब्जेक्ट से लेके धीरे धीरे कंपोजिशन तक जाते हैं। तो पूरा साल डिग्री में हमें क्या पढ़ाते हैं,
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो पोर्ट्रेट अच्छा लगता है, ड्राइंग बेस अच्छा है। मैं लैंडस्केपिंग कर रहा था तो मेरा क्या हो गया, कलर बेस अच्छा था, तो मुझे लगा कि मैं कलर में खेलना चाहिए। तो कलर से खेलते खेलते मुझे रोज एक लैंडस्केप करते 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 मैं ऐसे जगह से मैंने सोचा कि मुझे फिगरेटिव से ज्यादा कलरिंग में इंटरेस्ट है। मेरे कलर पैलेट को मैंने पहले डेवलप किया। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने रोजाना 2-2 लैंडस्केप, 3-3 लैंडस्केप में, नाइट लैंडस्केप, डे लैंडस्केप, पेंसिल छोड़ के कलर को ही ज्यादा महत्व दिया। तो अपने मैं दर्शकों को या फिर कला प्रेमी या फिर जो भी स्टूडेंट है उनको बताना चाहता हूँ कि आप पहले अपना बेस ढूंढो, कि जो आपका ड्राइंग बेस अच्छा है तो उन्होंने ड्राइंग करना चाहिए, जिसका कलर बेस अच्छा है वो उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्पेसिफिक आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मुझे इसको डेवलप करना है। तो मैंने नेचर से पहले से गांव में था, तो मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो मैंने नेचर पसंद है, इसकी वजह से मैंने लैंडस्केपिंग से लेके रियलिस्टिक से लेके सेमी रियलिस्टिक को पकड़कर उसको आकार कम करते 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 मैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ अभी भी जा रहा हूँ। मतलब मुझे पूरा एब्स्ट्रैक्ट आता है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एब्स्ट्रैक्शन में बस कोशिश ही होती है, नए नए टेक्निक्स, नए नए प्रयोग बोला जाए उसे, कि आप एक्सपेरिमेंट को प्रयोग बोलते हैं। जैसे साइंटिस्ट कुछ नया प्रयोग करता है, वैसे हर दिन एक नया प्रयोग करता है, उसको मेरा एक पेंटिंग हो जाता है। सर जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनने में हम आपको अभी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट करके पहचानते हैं, तो आपके बीएफए, एमएफए या आर्ट एजुकेशन ने क्या आपको इसमें हेल्प की, या आपको लगता है कि उसके अलावा ही आपने खुद को डेवलप किया है? हाँ, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जेजे से। तो मैं टेक्सटाइल की प्रिंटिंग और वीविंग पढ़ रहा था। तो कॉलेज में बीएफए पेंटिंग के भी बच्चे थे और मैं हॉस्टल में रहता था जेजे के बैंड्रा कला नगर में, कॉलेज का हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में इंटीरियर डिजाइनर के फ्रेंड्स थे, स्कल्पचर के फ्रेंड थे, पेंटिंग के फ्रेंड थे, कमर्शियल आर्ट के फ्रेंड थे, आर्किटेक्चर के फ्रेंड थे। तो उनसे मैंने सीखा है, मतलब उनसे मैं सब कुछ कर रहा था, क्योंकि आर्ट टीचर डिप्लोमा करने के कारण मेरे पास पेंटिंग का नॉलेज आ गया था। कमर्शियल के स्लोगन और उनके बारे में टाइपोलॉजी पता चल रही थी, स्टिल फोटोग्राफी, शूटिंग का लाइन वो पता हो रहा था। तो ऐसे मैंने खुद गैलरी में जाके जहांगीर से मिलकर, किसी सीनियर आर्टिस्ट को मिलकर, कॉलेज में कोई नया डेमो होता है तो उनको देखकर, फिर मैंने सोचा कि मुझे ये रुचि आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए। तब जाके मैंने पढ़ाई चालू की खुद की। हाँ, तो खुद बुक्स पढ़े, खुद वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैंने पढ़ा, पेंटिंग के काम देखे, गैलरी में जाके एब्स्ट्रैक्शन के काम देखे, और ऐसे करते 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 खुद को डेवलप करने की कोशिश की। एकेडमी में तो तुम्हें 1+1+1 ऐसे बताएंगे ना, स्कूल में अक्सर, एकेडमिक कॉलेज में भी A to Z हमें बताएंगे, उसके बाद तो हमें ही करना है ना। खुद को डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो खुद डेवलप होगा। ये बहुत पेशेंस का काम है। बाकी जैसा मास्टर्स किया जॉब मिल गई, इंजीनियरिंग किया जॉब मिल गया, कलाकार बनना है, अगर किसी को सच में बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो 2-3 काम करने से आर्टिस्ट नहीं बनेगा, या फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल आर्टिस्ट नहीं बनेगा। उसके लिए निरंतर साधना की जरूरत होती है। निरंतर साधना करेंगे तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो। यही मैं बोलता हूँ कि खुद को रोज की साधना, कितना काम करते हो उसके ऊपर आपका आर्टिस्ट बनना निर्धारित है। और काम करने से क्वांटिटी मैं नहीं बोल रहा हूँ, कितना सोचकर तुम क्वालिटी का काम कर रहे हो, कितना उसके ऊपर अपने अंदर की गहराई को पकड़कर काम कर रहे हो। मतलब आपको पेंटिंग करते समय अंतर्मुख होना जरूरी है, अंदर का काम बाहर निकलना है, उसके प्रति सीरियस भी होना है और सिंसियर भी होना है, तब जाके तुम काम कर सकते हो। और सर जैसे जब पेंटिंग करता है कोई भी आर्टिस्ट, तो कोई प्लानिंग करके करता है कि यहाँ पे ये स्ट्रोक करूंगा, कि यहाँ में ऐसी ड्राइंग रहेगी, फॉर्मूला लगा के, या एक रहता है स्पॉन्टेनियस आ जाता है, ये स्ट्रोक डाल दिया, ये कलर, वो अचानक से आ जाता है, उसका अलग मजा है, उसका अलग टेक्सचर, मतलब फील है। तो उसको अधिक महत्व देना चाहिए या फिर प्लानिंग को आप अधिक महत्व देते हैं? नहीं, प्लानिंग होता ही नहीं है, क्योंकि फिगरेटिव काम होता है तो आर्टिस्ट को नॉलेज होता है कि मेरा फिगर का ये मुंह यहाँ से 2 अगर
फिगर्स में साथ में लेता हूँ तो उसका कॉम्पोजिशन इस तरह से जाएगा, उसका चेहरा इधर जाएगा, उसका मुंडी इधर जाएगा, तो फेस इधर है, एनाटॉमी ऐसी है, ये पहले ड्राइंग में आता है। एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, चालू हो जाता है, फिर बाद में समझ में जाता है कि मुझे कहाँ रुकना है। तब तक काम करना है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैं कर रहा हूँ। सर, आपको कैसे पता चलता है कि ये पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और आपको रुक जाना चाहिए इस पेंटिंग में? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पेंटिंग को मुझे कभी कंप्लीट लगता ही नहीं मेरा। मैं अगर 2 दिन में काम किया और उसको तीसरे दिन में जाके देखता हूँ तो मुझे और काम करने की इच्छा होती है। मगर ओवरऑल ठीक ठाक लगता है। ये इसमें कलर ही बोलते हैं। अगर मेरा कोई गलत कलर गलत जगह पे है तो कलर मुझसे बात करते हैं कि मुझे यहाँ से हटाओ, प्लीज रिमूव मी, प्लीज रिमूव मी। अगर रेड के साथ ब्लू मैच नहीं हो रहा है या ब्लू और ऑरेंज का कुछ झगड़ा हो रहा है या फिर उसका कॉम्पोजिशन पैलेट अपने आप बताती है मुझे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आर्टिस्ट की पैलेट बोलनी चाहिए। हमने बहुत आर्टिस्ट लोगों के बारे में भी सुना होगा कि वो पैलेट उनके साथ बात करते हैं, सच में बात करती है। अगर तुम इतने गहराई के साथ जुड़ जाते हो, काम करते करते तुम मन लगा के काम करते हो, तो वो कलर्स हमसे बात करते हैं। मराठीत म्हणतात काम कामाचा गुरु, तो काम ही हमारा गुरु होता है। तो काम आपको सब कुछ सिखाता है। इसलिए बोलते हैं कि तुम सातत्य अगर रखते हो, डेली का काम करते हो, डेली एक्सरसाइज, तो उससे स्किल डेवलप करेंगे। और स्किल डेवलप हो गया कि आप इजीली तैरना सीख गए तो फिर आप कहाँ पे भी तैर सकते हो ना। तो एकेडमिक एजुकेशन तैरना है, अगर आपको किस में तैरना है आपके ऊपर है। मैं तो समुद्र की सोच रहा हूँ, तो फिर समुद्र में एक्सरसाइज करेंगे तो और पहले एक्सरसाइज करो फिर समुद्र में जाओ। सर, आप किसी पर्टिकुलर फीलिंग को व्यक्त करने के लिए अपनी कलर पैलेट कैसे चुनते हो, या फिर वो रैंडमली आ जाते हैं कलर? नहीं, ये देखो, हर एक आर्टिस्ट का है ना काम चालू करते समय का वो जो दिमाग में कुछ सोचता है, उसके दृश्य पटल पर अगर हम बोलेंगे कि वो क्या सोचता है और क्या दिखाना चाहता है, वो ऐसे नहीं होता है। काम करते 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 उसके दिमाग को वो अपने आप को अंदर जो है वो बाहर निकलता है। और एब्स्ट्रैक्शन में जो फीलिंग्स होती है कलर के थ्रू, माध्यम के थ्रू, टेक्निक के थ्रू, उसका एक अलग हैंडलिंग होता है। हर आर्टिस्ट का तुम देखेंगे पैलेट अलग होती है, कलर अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग होते हैं, और उसके बाद उसका पेंटिंग की मजा अलग होती है। तो ये डेवलप करना पहले इम्पोर्टेंट है। और हर एक स्टाइल बन जाती है बाद में, और पसंद आता है लोगों को काम, क्योंकि वो जितना काम करेगा, जितना टेक्निक ढूंढेगा, काम और निखरता जाएगा। क्या आपको कला आनंद देती है? इससे आपको असीम आनंद की प्राप्ति होती है? हाँ, तो कला, कौन सी भी कला आनंद ही देती। कला आनंद नहीं देती है ऐसे बोलेंगे तो दर्शक भी बोलेंगे ये पागल है। क्योंकि कला खुद को आनंद देती है, और बाद में दर्शकों को लेना है नहीं लेना है, अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद ही नहीं है उसको तो बहुत दुख देगी। जिसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं पता है, जिसको समझता नहीं है, वो बोलेंगे उसमें मजा नहीं है, रियलिस्टिक अच्छा है। और रियलिस्टिक वाले का जितना काम करेंगे दर्शक, वो जिनको जितना, क्योंकि दर्शकों के ऊपर है किसी का क्या इंटरेस्ट है, किसमें क्या पसंद है। तो कला, आपने पूछा था कला आनंद देती है क्या? कला खुद को भी आनंद देती है और दूसरों को भी देती है। आज इतना बड़ा टेंशन है पब्लिक को, इतना टेंशन से भरे पड़े हैं, तो कुछ लोग मेडिटेशन के लिए निकलते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए निकलते हैं, कुछ लोग फ्लूट बजाते हैं, कुछ लोग ड्रम बजाते हैं। कौन सी भी कला बस आनंद ही देती, खुद को भी देती है और दूसरों को भी देती है। चित्रकला के अभ्यासी होकर और कला प्रेमी जीवन बिताना आपको कैसे लगता है? हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट ने हमेशा कला का अभ्यास करना चाहिए। मतलब
बस कला का ही नहीं, आर्ट, अगर तुम आर्टिस्ट हो तो फिर ड्राइंग का ही अभ्यास करो, चित्रकला का, ड्राइंग का ही, या फिर पेंटिंग का ही स्टडी करो, ऐसा नहीं है। स्कल्पचर भी स्टडी करना चाहिए, म्यूजिक भी सुनना चाहिए, उसके साथ नृत्य, संगीत, ललित कला के जितने ऑप्शन है, ये भी कलाएं है, उनको भी पढ़ना चाहिए, उनके दोस्तों के साथ बैठना चाहिए। सब लोगों से जो सोच होती है, बस माध्यम चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। हमारा ड्राइंग पेंसिल माध्यम है, ब्रश और कलर माध्यम है, वैसे दूसरे के इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाते, सोच वही होती है, हर जगह पे आनंद ही होता है। तो इसलिए कलाभ्यासक भी होना चाहिए, उसके साथ खुद को भी डेवलप करना चाहिए। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट जिनके काम को देखकर आपको प्रेरणा मिलती हो? अच्छा, कॉलेज के टाइम पे मुझे जब एब्स्ट्रैक्शन करने का सोचा कि मुझे एब्स्ट्रैक्शन करना चाहिए शुरू में, तो मैंने रेफरेंस बहुत कुछ देखे। तो प्रेरणा के लिए मैंने बहुत किताबें ढूंढी, वेस्टर्न आर्टिस्ट को लेके सीनियर को पूछता था कि आज मैं किसका काम देखूं। विप्लव दत्ता सर है, सीनियर है आर्टिस्ट मेरे, तो वो भी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। व्यूअर सर्विस सेंटर में उन्होंने, रिटायरमेंट है अभी WSC में, जे के पुराने पास आउट है। उनके मिलने के बाद उन्होंने मुझे हर दिन एक काम देख, इसका एक काम देख, बरवे को पढ़, बरवे को देख, उनकी सोच समझ। एब्स्ट्रैक्ट के लिए पहले आर्टिस्ट को सोचना बहुत जरूरी है, काम करते समय गौर से देख। फिर बाद में प्रभाकर कोलते को देख, कोलते खत्म हो गया तो अभी रवि मंडलिक को देख, वेस्टर्न आर्टिस्ट को पॉल क्ली को देख। ऐसे बहुत सीनियर्स है जो हमें हेल्प करते हैं। फिर जाके उन लोगों को पर्सनली जाके मिल, कोलते साहब को पर्सनली जाके मिल, फिर जाके रवि मंडलिक सर के स्टूडियो पे जाओ, जो तूने देखा है वो लोग अभी है उनके घर तक जाओ, ओरिजिनल काम देख के आओ और उनको पूछो, मैं आगे अभी को मेरा काम लेके जाऊं। रवि मंडलिक का काम मुझे बहुत अच्छे लगने लगा। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमें, सीनियर्स, टीचर्स, छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं, स्टूडेंट से भी सीखते हैं। किसी का काम बहुत अच्छा लगता है हमें, गैलरी में जाके अनेक वैरायटी के काम मिलते हैं। कलकत्ते के आर्टिस्ट का लोग पेंटिंग अलग है, बड़ौदा के आर्टिस्ट लोगों का अलग है, भोपाल के लोगों का अलग है, मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग अलग कर रहे हैं। तो ये सब तुम जितना देखोगे, जितना उसके बारे में स्टडी करोगे, अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगी। तो मेरे प्रेरणा तो रवि मंडलिक सर है और प्रभाकर कोलते साहब है। वासुदेव गायतोंडे का आपने उल्लेख नहीं किया है। हाँ, नहीं, गायतोंडे साहब को समझना बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए मैंने बोला ना, मुझे किसका काम पसंद आता है। गायतोंडे साहब का काम देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर देखने से मैं वो उतार नहीं सकता हूँ। मैं नेचर के साथ काम करता हूँ और रवि मंडलिक सर का भी नेचर के साथ जुड़ा रहता है काम, तो थोड़ा मेरा लिंक लग जाती है कि ये मुझे काम पसंद है। मुझे काम रवि मंडलिक साहब को बहुत पसंद है, कोलते साहब का कलर पैलेट मुझे बहुत पसंद है, गायतोंडे साहब का तो और गहराई तक है, पॉल के लिए और डीप है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे और टाइम लगेगा ना। तो मैं हुसैन साहब का घोड़े देखता हूँ, रजा का भी एब्स्ट्रैक्शन देखता हूँ, राम कुमार का भी देख रहा हूँ, और भी इंडियन आर्टिस्ट जो है उनका भी मैं काम देखता हूँ। तो देखने से पता चलता है, और कितना भी देखने से पेंटिंग नहीं बनता है। अपना काम करने के लिए खुद का ओरा तैयार करना पड़ता है, अपना वातावरण होना चाहिए, उसकी अपनी पैलेट होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए। उनके जैसा नहीं करना है, आपको नया कुछ लाना है। तो आप देखने से आर्टिस्ट नहीं बनोगे, उनको मिलने से भी आर्टिस्ट नहीं बनेंगे। आपके सामने लियोनार्डो जी पोर्ट्रेट बना के दिखाएंगे आपको, इसका मतलब आप अच्छे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनने वाले नहीं है। आप कितने प्रैक्टिस करते हो, आप कितना जोर लगा के काम कर रहे हो, कितना तन मन से उनमें अंदर घुस रहे हो, डेली का कितना काम करते हो, और पेंटिंग के बारे में कितना सोचते हो। काम करने से बेटर है कि पहले बहुत कुछ सोचो, सोचने के बाद उसके ऊपर विचार विनिमय करो, उसके बारे में चिंतन करो, मनन करो। मनन के बाद अंदर जो जाएगा वही तो बाहर आएगा। मतलब सृजन करो, पहले सृजन, बाद में विरजन। विरजन जैसे दही का पहले दूध से दही बनता है, या दही से फिर ये होता है, उसको टाइम लगता है विरजने के लिए, तब सृजन होता है। तो पहले आपको पढ़ना है, आपको ठीक से देखना है, समझना है, और फिर बाहर निकलना है। और आर्ट के लिए कोई नो लिमिटेशन, नो बाउंड्रीज है। आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा भी आर्ट, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, ना बाउंड्रीज है।
आप बंद नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट के लिए तो बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं, वो तो अनलिमिटेड है। तुम जितना खोजोगे, जितना सोचोगे, और इतना ही बाहर निकलेगा, और हर पेंटिंग अलग होगा, ऐसा मजा उसमें। तो मुझे हर काम नया करने के लिए अच्छा लगता है। एब्स्ट्रैक्शन में टाइटल और अनटाइटल का क्या अर्थ होता है? हाँ, टाइटल और अनटाइटल, अनटाइटल इसीलिए लिखा जाता है कि अगर तुम अनटाइटल पेंटिंग हो तो उसको लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको कोई नाम देते तो लोग वो ढूंढते हैं कि उसमें है क्या, और उसको बॉर्डर ही नहीं है तो उसके लिए अनटाइटल है। तुम जो देखना चाहते हो वो, तो पेंटिंग को बंदिश नहीं करना चाहिए। अगर मुझे उसमें नदी दिख रही है, नहर दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, और मैंने पेंटिंग का टाइटल अलग ही दिया है और उसमें दिख ही नहीं रहा है, तो दर्शक को लगता है कि यार ये तो लिखा है उसमें है ही नहीं। तो अनटाइटल है भाई, तुम कुछ भी सोचो। इसीलिए लोग लिखते हैं कि अनटाइटल है, आपको जैसा आनंद लेना है उस हिसाब से आनंद लो। तो नाम लगाकर उसको बंदिश क्यों करे? तो ऐसे अनटाइटल लिखते होंगे, मुझे भी पता नहीं कि अनटाइटल क्यों लिखते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ अनटाइटल होना मतलब ये उसको फ्रेम नहीं है, विदाउट फ्रेम है, ब्रॉड है, असना इतना कंजेस्टेड नहीं, इतना बड़ा लंबा है। तुम कुछ भी सोचो, दर्शकों के ऊपर है। सर, क्या ये सच है कि कभी किसी कलाकार को पेंटिंग का अर्थ नहीं पूछना चाहिए? ऐसा नहीं है, पूछना चाहिए। अगर उन्होंने काम किया तो उनके काम के बारे में पूछना चाहिए ना। मैं तो कोलते साहब को जाके हर चीज पूछता हूँ कि सर ऐसा क्यों, तो ये क्यों नहीं है, तो मेरे काम में ये क्यों दिखता है, तो मेरा पैलेट क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो मैं इतना गहराई तक क्यों नहीं जा रहा हूँ। पूछना भी चाहिए, तो आपके पेंटिंग में इतने गहराई क्यों है, कलर पैलेट इतना कैसे चेंज होता है। तो उनको, किसी भी आर्टिस्ट को, मैंने कोलते साहब का नाम लिया कि मैं कोलते साहब से बोला था, तो रवि मंडलिक साहब से भी हम पूछ सकते हैं, लक्ष्मण श्रेष्ठ को भी पूछ सकते हैं। अभी जो पुराने आर्टिस्ट है गायतोंडे, अभी रजा का काम, रजा साहब ने शुरू किया। आपको रजा साहब के लैंडस्केप देखे क्या? लैंडस्केप भी उन्होंने किए है, रियलिस्टिक किया है। उसके बाद वो बिंदु तक धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्शन की तरफ गए। तो उन्होंने जिस तरीके से कलर पैलेट को और कंपोजिशन को बनाया, तो उनके सोच में डेवलप करके 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 सातत्य रखे, स्पॉन्टेनियसली काम करते करते नए नए फॉर्म आते जाते, और फॉर्म लेस होते 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 एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, फॉर्म को पकड़ना और डीपली डीपली लेके लेके निराकर तक जाना, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। क्या कोई ऐसे आपके जीवन में व्यक्ति या कला शिक्षक रहे हैं जिनने आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, या कला क्षेत्र में? हाँ, मैं बोला ना, मैं फाउंडेशन में जब पढ़ने गया, और उससे पहले मैं स्कूल में एलिमेंट्री इंटरमीडिएट कर रहा था, तो एकदम पहले शुरू का दौर था 93-94 में मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था। तब मैं 7th क्लास में था। तब जो आर्ट टीचर थे उन्होंने मेरी आर्ट की रुचि बहुत बढ़ाई थी। मैं काम अच्छा कर रहा था, और मेरे पास कभी कभी पेंसिल नहीं थी, कलर भी नहीं थे, तो वो खुद लाके मुझे देते थे। उनका नाम था फरांदे सर, जो मैं स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था मेरे गाँव में है कोल्हापुर की, वो संस्था का मेन ब्रांच स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापुर, उसमें जो आर्ट टीचर मुझे गांव में पढ़ाते थे, आर्ट टीचर फरांदे सर, अनिल नारायण फरांदे सर, तो उन्होंने मुझे बहुत डेवलप किया, मेरे आर्ट को बहुत। और मेरे पिताजी ने, दूसरी बात कि वो सब चीजें मुझे लाकर देते थे। जब मैं मांगता था तो छोटी ड्राइंग बुक नहीं चाहिए तो बड़ा लाके देते थे, ये खत्म होने के बाद दूसरा लाके देते थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये आर्टिस्ट, मतलब उसको पेंटिंग की रुचि है। और मैं चुप शांत नहीं बैठता था, तो अभी लोगों के पास मोबाइल देते बच्चों को, तो मुझे ड्राइंग देते थे, बैठता हूँ शांत करने के लिए मुझे ड्राइंग बुक मिलती थी। और फिर जब कॉलेज में आर्ट टीचर के लिए गया, तो वहाँ पे फाउंडेशन और बाकी का बेस कंप्लीट करने के लिए सागर पानसरे सर है, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की, और उन्होंने मेरा बेसिक बहुत अच्छा करके लिया। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैं स्टेट में 3rd था। तो ये जो प्रोसेस थी काम करवा के लेने की, ये 2 टीचर ने मेरी बहुत महत्वपूर्ण काम की। और फिर जे में जो लोग मिले और उनसे मैंने सीखा। फिर बाद में आगे जाते जाते सीनियर आर्टिस्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सीनियर आर्टिस्ट ने रोज का समझाना, विप्लव दत्ता सर रेगुलर मेरा क्लास लेते थे, अनूप कुमार शर्मा
अब गुवाहाटी से उनसे मेरी लगातार बात होती है। अभी स्कल्पटर के बड़े आर्टिस्ट, इमिनेंट आर्टिस्ट भगवान रामपुरी साहब, उनसे मैं बात करता हूँ। वासुदेव कामत सर से मैं बात करता हूँ। और बड़े बड़े आर्टिस्ट से दिल्ली के विमन दास से मैं बात करता हूँ। समीर सरकार कोलकाता से, उनसे मैं बात करता हूँ। सुब्रता दादा है, उनसे मैं बात करता हूँ। तो ये जो फ्रेंड सर्कल बन जाता है तो काम में और निखारने की कोशिश अपनी बनती रहती है। तो ये एक प्रोसेस है कि तुम कितने लोगों के साथ जुड़े हो, तुम्हारे अंदर कितनी भूख है और तुम कितना कोशिश करके आगे लाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। बिल्डअप किसको होना है? हमें खुद होना है, खुद को बिल्डअप होना है। तुम्हें कितनी भूख लगी है तो टीचर उसी को उतना ही देता है। अगर आप 4 स्केच बोलते हो तो 10 स्केच लाते हो तो ये होनहार बच्चा है, तो उसको और काम सिखाते हैं। अगर चार स्केच करने के लिए अगर ये रोता है तो इसको और कुछ, उसका इंटरेस्ट कम दिखता है ना। तो होनहार बच्चों को, हर एक गुरु को अच्छा शागिर्द मिलना बहुत जरूरी। अगर जिसके पास हुनर है, भूख ज्यादा है, तो और काम ज्यादा मिलता है। और काम करने की भूख जिसको ज्यादा है वो 100% आर्टिस्ट बनेगा। और मेरी तो बात ये है कि अगर 30 साल तक, 35 साल तक तुम रेगुलर ब्रश को नहीं छोड़ते हो तो आर्टिस्ट बन जाओगे। क्योंकि कॉलेज का एक पीरियड होता है 20-22 साल, उसके बाद 10 साल, एक तो शादी है और फिर घर गृहस्थ। उसमें अगर ब्रश छूट जाता है तो वो बैक साइड में आ जाता है। अगर तुम 35 साल तक, 40 साल तक ब्रश को नहीं छोड़ते हो तो आगे का फ्यूचर कितना रहता है? तो लगातार वो पेंटिंग ही करेगा ना। खुद को सेटअप करने के लिए काम बहुत करो, बाकी टाइम पास बिल्कुल ना करो। जो टाइम पास की चीजें अपने लाइफ के, उसको छोड़ो। क्योंकि सुबह का दिनचर्या, सुबह जब चालू होता है और उसके बाद हम 12 घंटे में कितना घंटा स्वयं को दे रहे, कितना टाइम पास कर रहे, कितने दोस्तों के साथ बातें करते, और पेंटिंग के लिए कितना टाइम देते हो, स्टूडियो के लिए कितना टाइम दे रहे हो। और जॉब करके पेंटिंग कर रहे हो तो उन लोगों की तो हालत और बेकार है, क्योंकि 8 घंटा उधर देना है और घर को भी का टाइम देना है और पेंटिंग कब करना है। तो ये समझो कि अपना टाइम आर्ट के लिए कितना देना है। अगर वो तुम आर्ट के लिए ज्यादा दोगे तो काम डेवलप होगा। जॉब करके बहुत लोगों के लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा क्योंकि प्रेशर है, मानसिक त्रास है, घर गृहस्थी का है, ये मुझसे काम नहीं हो रहा। महीने में 2 ही पेंटिंग, 1 ही पेंटिंग हो रहा है। और कुछ लोग महीने में 4 भी पेंटिंग करते हैं, 10 भी करते हैं। उसका ये न मतलब नहीं है कि तुम काम कितना कर रहे हो, काम कितना सोच समझ कर रहे हो, आर्ट को कितना वक्त देते हो, अपने आप को जितना वक्त देते हो। स्पेशली महिलाओं के बारे में तो उनको पता है, साड़ी, ये बटन, ये अपना फैशन, घड़ी, अपनी सब चीजों को बहुत निखारने का उनको नैसर्गिक स्वभाव है। मैं किसी महिलाओं को दोष नहीं दे रहा हूँ, मगर जैसा वो नेचर उनका है, खुद को सौंदर्य प्रसादने, खुद को अच्छा दिखना, खुद के बारे में सोचना, ये आदमी भी सोचता है, सब लोग सोचते हैं। कितना टाइम अपने आप को देते हैं हम, अच्छे कपड़े, मैचिंग शर्ट, मैचिंग पैंट, लड़कियों का मैचिंग ड्रेपरी, ड्रेसिंग सेंस, जैसा होता है उतना टाइम अगर आर्ट को हम देंगे तो डेफिनेटली काम भी बन जाएगा। तो अपने आप को ध्यान देने से बेहतर है काम के ऊपर ध्यान दो, ऐसा मेरा संदेश भी है। सर, वर्तमान में आप किस विषय पर काम कर रहे हैं? हाँ, वर्तमान में अभी मेरा जो शुरू में मैं नेचर, लैंडस्केप से नाइट लैंडस्केप, फिर बाद में थोड़ा सा सेमी रियलिस्टिक, रियलिस्ट के बाद में मैंने बीच में फिगरेटिव के ऊपर काम किया था। फिगरेटिव करने के बाद समटाइम मैं कभी कभी कर लेता हूँ, मुझे जब चेंज करना है तो बीच बीच में मैं वाटर कलर करता हूँ, बीच बीच में मैं ड्राई पेस्टल करता हूँ। मैं बस मीडियम चेंज करता हूँ। काम तो मेरा नेचर एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर चल रहा है और मुझे और रुचि आने के कारण मैं उसको सेमी से थोड़ा सा आकारों को लेके पहले कर रहा था। बड़ा पेड़ निकालता था डिटेल्स में, अभी एक झटके में मैं पेड़ निकाल रहा हूँ। अभी पेड़ को मैं डिफ्यूज कर रहा हूँ, पेड़ की फॉर्म को कम कर रहा हूँ और कम करते 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 निराकार की तरफ आ रहा हूँ। ऐसा मेरा एब्स्ट्रैक्शन की अभी प्रोसेस चालू है। पीछे जो आपको काम दिख रहा है उसी में है, उसमें बहुत कम फॉर्म मैंने निकाले हैं, वो चलता रहता है। काम की एक प्रोसेस होती है कि आपको देखते हैं कि वो खो जाता है, कैसे हुआ पता नहीं, क्योंकि इतने डीपली जाने के बाद काम अपने आप बन जाता है। तो उतनी डीप में जाकर काम करो, अपने आप काम होता है। सर, कमर्शियल आर्ट और फाइन आर्ट के प्रति जो हमारी भावना है उसमें बैलेंस कैसे बनाए? मैं हॉस्टल में था ना, तो कमर्शियल के भी बच्चे थे, पेंटिंग के भी बच्चे थे। और आर्ट के लिए ये कमर्शियल आर्ट, ब्रेड एंड बटर, पैसा कमाना, ये होता है। तो पैसा बहुत जरूरी हो गया है आज।
तो पेंटिंग बिकेगा कब, तो कितना बड़ा आर्टिस्ट कब होगा, इसके लिए बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कमर्शियल जाना है, कमर्शियल में मुझे ब्रेड बटर जल्दी मिल जाएगा, मैं जल्दी सेटअप हो जाऊंगा। तो उसके लिए बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कमर्शियल करना है। उसके लिए कोई गलती नहीं। बाद में कमर्शियल कंप्लीट करने के बाद उनको लगता है मुझे यार पेंटिंग करना चाहिए था, तो मेरी गलती हो गई थी, क्योंकि उसकी रुचि फिर चेंज होती है। मेरी रुचि खुद का मैं बोलता हूँ, मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग ब्रेड बटर के लिए चूज किया था कि मुझे कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि घर की हालत, जिम्मेदारी और मेरा परिवार किसान और अपनी छोटी सी खेती से गुजारा नहीं होगा, मुझे जॉब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद मुझे पता चल गया यार मेरी गलती हो गई, मुझे तो ये नहीं सीखना था, मुझे तो ये करना चाहिए था। तो फिर वो करते करते गलत आर्ट में, कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट्स, तुम सोचो ये स्कल्पचर, बाद में इंटीरियर, ये फैकल्टी है। मगर पहले के आर्टिस्ट लियोनार्डो विंची साहब खुद आर्किटेक्चर थे, खुद राइटर थे, खुद पेंटर थे, खुद स्कल्पचरिंग कर रहे थे, मैथमेटिशियन से आपको तो सब पता है। तो वैसे ये जो डेफिनेशन दी है आपने कमर्शियल आर्ट और फाइन आर्ट्स, ऐसा कुछ नहीं। आर्ट बस आर्ट होती, आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार डिग्री लो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। अगर मुझे अभी लगता है कि मुझे स्टिल फोटोग्राफर होना है तो मैं कैमरा लेके भी उसके आगे भी चढ़ सकता हूँ। सर, जनरली लोगों को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ में नहीं आती, तो आप उनके सवालों को कैसे डील करते हो? या उन्हें पेंटिंग समझ में आए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो उन्हें क्या प्रयास करनी चाहिए जो उसे नहीं हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर्वसामान्य जनताओं को आज भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कभी उसके बाद गहराई से देखते नहीं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं लोक कला को सुनता हूँ तो मुझे पसंद आता है, क्योंकि वो हमारे पारिवारिक जीवन से जुड़ा रहता है। लावनी सुनने के लिए महाराष्ट्र में लोग भाग के जाते हैं, चलो लावनी सुनने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त बोल रहा है चलो लावनी जा। अगर मैं बोलता हूँ शास्त्रीय संगीत सुनने को जाना है तो नहीं जाते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रोते हैं ना लोग, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। अगर उसका नॉलेज होगा, राग कितने हैं उसका स्टडी करोगे, सुनोगे, गहराई से सुनोगे, तो गजल भी अच्छी नहीं लगती। जिसको गजल पसंद नहीं होती है वो भी गजल सुनता है, और जिसको शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता वो भी कौशिकी को सुनता है, या फिर भीमसेन जोशी साहब को सुनता है। तो कौशिकी चतुर्वेदी का उनका भी गाना अच्छा लगता है। तो क्लासिकल सुनने के बाद पता चलता है कि क्लासिकल की जगह भी बराबर है, लावनी की जगह भी बराबर है। अभी दर्शकों के ऊपर है कि तुमको क्या लेना है, वो उसके बारे में देखते ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्या है। जो पसंद है वो देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, बैल देखते हैं, रियलिस्टिक देखते हैं, वो तो समझ में आता है। एब्स्ट्रैक्ट न समझने का कारण यही है, शास्त्रीय संगीत न समझने जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, वैसे एब्स्ट्रैक्ट न समझने वाले अनपढ़ लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। तो वो पढ़ाई करो, उनके ऊपर है, उनको नहीं पढ़ना है तो न मत पढ़ो, वो तो एब्स्ट्रैक्ट को गलत ही बोलेंगे। जिसको जो नहीं समझ में आता उसको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तुझे क्यों समझ में नहीं आता। तो दर्शकों के ऊपर छोड़ने का, सर्वसामान्य लोगों को जो समझ में आएगा। तो मैं भी सामान्य था जब मुझे एब्स्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, जैसे कि मुझे शास्त्रीय संगीत के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं अभी शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। कोशिश करने से सब कुछ समझते हैं। तो ऐसे जिसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं समझता है उसने पहले जान लो, आर्ट के बारे में पढ़ो और किसी सीनियर से पूछो, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो किसी हेल्प लो। तो पेंटिंग समझ लो, पेंटिंग खुद समझो, या फिर आपको जो समझता है वो समझो। और सबसे बड़ी ये बात है कि अज्ञान में बहुत सुख होता है। जो अज्ञानी होता है ना वो बहुत सुखी होता है। ये दिमाग का जितना जोर दोगे उतना आदमी को अपनी अज्ञानात सुख असता ना, तो अज्ञान में सुख होता है। तो वो सुख पकड़ो, दर्शकों को जो देखना है देखो, जिसको समझना है वो समझो, मैंने जो किया है वो आप समझो, नहीं समझते तो फिर एक बार फिर से देखो। और पेंटिंग गौर से देखना है और गौर से देखकर उसको समझाना है, तो तुम डीपली उसके अंदर कुछ देख पाओगे। तो पेंटिंग सबको समझता है, बस भाव अलग होते हैं। सामान्य पब्लिक को भी समझता है मगर उसके भाव अलग होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, आर्ट के कॉलेज हो, आज के स्टूडेंट हो या फिर बड़े आर्टिस्ट हो, तो वो भी अलग तरीके से देखते हैं। देखने का नजरिया हर का अलग होता है और समझने का भी अलग होता है। सर, आपकी पहली जॉब क्या थी? अरे और वो कैसे मिली थी?
मैंने पहली जॉब मेरा 12th खत्म होने के बाद मैंने सिप्ला कंपनी में ज्वाइन किया था, इसी मेरे गांव से नज़दीक है। तो वो करते मैंने पहले शुरू की, और वो करते समय मुझे गोडबोले साहब मिले। उनको बोला था कि मुझे आर्ट टीचर होने का है, तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि भाई ये सब छोड़ दो, कमर्शियल लाइन है कंपनी का, और तुझे अगर आर्टिस्ट बनना है तो बहुत अच्छा फील्ड है। तो मेरा पहला जॉब था सिप्ला कंपनी का, एक एम्प्लॉय में था, सीधा मैं रोजंदारी के ऊपर जाता था, कॉन्ट्रैक्चुअल। और फिर बाद में आर्ट टीचर का कोशिश की, शूटिंग का काम किया, फिर केंद्रीय विद्यालय में जॉब किया, फिर औरंगाबाद कॉलेज में प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल पे था। ये सब चीज़ें करते 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 मैं अभी फुल टाइम पर आर्टिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। वो भूखा पेट नहीं मरता है। साइन बोर्ड करेगा तो भी भूखा नहीं होता है, फ्लेक्स प्रिंटिंग करेगा तो भी भूखा नहीं मरेगा। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लेगा तो और काम की जरूरत है। फोटो स्टूडियो की सब लोगों को जरूरत है, शादी के लिए हर एक को कैमरे की जरूरत है, वीडियो की जरूरत है। वैसे फिर बाद में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में बहुत जरूरत है, और खुद के पेंटिंग करने की वो भी डिमांड बहुत अलग है। रुचि लोगों की बहुत अलग अलग है, पैसा बहुत अलग है। इवेंट मैनेजर लगते हैं, आर्ट क्यूरेटर बन जाते हैं। तुम लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर कोई आर्टिस्ट भी नहीं होगा इस फील्ड में आएगा, पेंटिंग सेल करने का भी काम करता है। जिसको आर्ट का नॉलेज है वो तो करता ही करता है, मगर जिसको कोई आर्ट का नॉलेज भी नहीं है वो लोग भी इस फील्ड में आके काम कर रहे हैं। तो और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिग्री करके ही बड़ा आर्टिस्ट बनता है, कॉलेज लेने के विदाउट। कितने सेल्फ आर्टिस्ट मैं आपको बताऊँ, अपने महाराष्ट्र राज्य के वारली के जनक जीवा सौम्य मसे, वो साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे लेके भारत का नाम गौरव किया है। तो आर्ट के लिए पढ़ना भी जरूरी है, नहीं पढ़े तो आर्टिस्ट होते ऐसा नहीं है। बिना पढ़े लिखे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। इसलिए आर्ट कभी भूखा नहीं रखता। बाकी के डिग्री एमकॉम बीकॉम बाकी के जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिली, यहाँ पे नौकरी की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके अंदर आर्ट है, नौकरी ही मत करो। जिसको करना है जॉब छोड़ दो, मैं मेरे बोलने से मत छोड़ो, मगर नौकरी की जरूरत नहीं है। हाथ में हुनर है और काम पे भरोसा है तो उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है। काम करो, पैसा अपने आप आएगा, नाम भी होगा और काम भी होगा। बस पेशेंस बना के अपने काम को डेवलप करो। सर, आर्ट क्रिटिक का क्या महत्व है क्षेत्र में, और क्या इंडिया में आर्ट क्रिटिक है अच्छे? हाँ, हर फील्ड में बड़े नाम है। मैं किसी का नाम बड़ा और छोटा नहीं बताऊंगा, मगर आर्ट क्रिटिक की लोगों के लिए क्रिटिक और बताने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तुम्हें क्या करना है? क्यूरेटर बनना है, क्रिटिक बनना है, आर्ट लवर बनना है, पेंटिंग खरीदने वाला बायर बनना है, तो आपका क्रिटिक ही नहीं, सब फील्ड में सब लोग लगते हैं। हर फील्ड में एमबीए से लेके हर फील्ड में हर जगह पे हर चीज की जरूरत है। बस उतना नॉलेजेबल पर्सन होना है। तो रिस्टोरेशन के लिए भी आदमी लगते हैं। ये पेंटिंग मैंने लिया है 2 लाख का, 2 करोड़ का लिया है और 200 साल पुराना है, इसको संभालना भी बड़ी बात है ना। तो उसको संभालेंगे कैसे? उसको फंगस कैसे निकलेंगे? उसके कलर निकल रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए भी आर्ट फील्ड में हमें रिस्टोरेशन करने वाले आदमी चाहिए। तो सबकी गरज होती है, सब आर्टिस्ट की ये रहती है। जैसे अपने आर्ट क्रिटिक के बारे में बोला है, वो छोड़ के मैंने आपको रिस्टोरेशन के बारे में बोला है, तो उनकी भी जरूरत है, तो वैसे उनकी भी जरूरत है। सर, निसर्ग के नजदीक रहकर कला साधना करना ये कितना आनंददायी है, आपका अनुभव जानना चाहेंगे। हाँ, ये लॉकडाउन की कृपा है मेरे ऊपर। तब तक मैं मुंबई में ही काम कर रहा था, आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहा था। तो फिर सब सामान लेके गांव में आया और अभी गांव में बढ़िया सा फुल टाइमर बन के काम कर रहा हूँ। मैं ही नहीं गया, मेरे बहुत सारे दोस्त आर्टिस्ट फ्रेंड थे, वो अभी गाँव में सेटअप है और अभी सिटी में आने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सुख शांति के साथ, नेचर के साथ जुड़ा रहते। गाँव है, अपना नेटिव प्लेस होता है, ब्रेड बटर के लिए जितना है उतना हो रहा है। और ऑनलाइन मार्केट है, पेंटिंग एग्जीबिशन होती है। बॉम्बे में अपना जिस सिटी में जाना है वहाँ से जाकर अपना काम करके बैक टू रिटर्न अपने नेटिव प्लेस में आके निसर्ग के साथ रहो। देखो, किसी को भी अपने आप को खोजना होता है ना, तो नेचर के साथ जुड़ा रहता है। अगर किसी साधु को तपस्या करना हो तो कहा जाता है वो
हिमालय जाता है, जंगल में जाता है, एकांत में जाता है, एकांतवास। तो सिटी में एकांत की सुविधा है क्या? नहीं। गार्डन बैठने के लिए टाइम होते है सुबह 8 से 10 बजे, सुबह का अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे खुलेगा, 9 बजे बंद होगा। उसके बाद क्या करेंगे? घर पे जाके सोएंगे। तो जैसे इतना मल्टीप्लाई सिटीज में इतनी भीड़ है, इतना दिनचर्या का फास्ट है, बॉम्बे जैसा शहर कितना फास्ट है, दिल्ली कितना गड़बड़ी का शहर हो गया है, कलकत्ता कितना बड़ा है। कैपिटल सिटीज को छोड़ के आप गांव की तरफ जाओ, नेचर की तरफ जाओ, शांति की तरफ जाओगे। एकांत की तरफ जाना है मतलब मराठीत म्हणतात चला गावाकडे, चलो गांव में। तो गांव खेती है, सुख शांति के साथ आर्टिस्ट को सोचने के लिए टाइम ज्यादा मिलता है, काम बढ़िया होता है और नेचर के साथ जुड़ने का एक प्रयास होता है। स्टूडियो में कितने बैठे बैठे कि तुम काम करोगे, उसके साथ नेचर में भी घूमोगे। अपने खेती में जाके एक टहल के आओगे तो भी ऊर्जा मिल जाती है और कोई टेंशन नहीं है, ऐसा है। तो एकांत की तरफ जाओ, अपने आप को खुद देखो और देखने के बाद आपको डेवलप करो। सर, आपके लिए सफलता की क्या व्याख्या है और कैसी जिंदगी आप आगे जीना पसंद करते हैं अपने लिए? हाँ, सफलता सोचकर मुझे सफलता मिलेगी तुम कोई भरोसा नहीं। आप अपनी मस्ती में जो सफलता है नहीं है मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं सक्सेस हूं, मैं क्यों बोलूं? मैं सफल हूं क्या असफल हूं अपने आप को पता है, मगर मैं असफल भी रहूंगा उसमें भी मजा है। जितने दुख आएंगे उतना तुम कोशिश करोगे। तो कोबराय जो बड़े संत है वो बोलते हैं कि भगवान मुझे सबसे ज्यादा दुख दो, क्योंकि दुख में तुम मुझे याद आते हो। तो जितना दुख आता है उतना काम अच्छा होता है। दुख में तुम एकांत की तरफ जाते हो और खुशी में तुम दोस्तों के साथ रहते हो। तुम्हें दुख होगा, तुम अपने आप के बारे में गहराई में सोचते हो। तो एकांत की तरफ जाने के लिए खुद को सोचना बहुत जरूरी है और काम करना जरूरी है। सर, यंग जनरेशन जो चित्रकला की तरफ अग्रसर है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत आर्टिस्ट लोगों ने दिया है, मैं सजेशन क्या दूंगा। फिर भी मैं बोलता हूँ कि यंग जनरेशन को अगर कमर्शियल के हिसाब से देखते हैं कि इसमें 1.5 लाख का पेंटिंग, 2 लाख का पेंटिंग है, 10 लाख का पेंटिंग है, वो इतना इजी नहीं है। अगर आपको जॉब ही करना है, अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो इस फील्ड में मत आओ। इसमें अर्जेंटली कुछ भी नहीं मिलता है और कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी का फील्ड नहीं है। अगर आप BFA करने के बाद एकदम 50,000 की नौकरी मिलने की गारंटी नहीं। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं आर्ट में, किसी भी आर्ट की गारंटी नहीं होती। बस हुनर चाहिए, आजमाने का है आपने को। काम अच्छा होगा, बैंड वाला भी होगा ना, अच्छा बैंड ब्रास बैंड बनाता है, तो वहां से वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में जाएगा। अगर कोई सनई बजाता है उसको भी उठाएंगे। जिसके स्टार चमकेंगे बोल नहीं सकते भाई सफलता कब मिलेगी। एक पेंटिंग में रातों रात माला माल हो सकता है और कोई जिंदगी भर भी नहीं होता है। इसमें सफलता की बात मैं कैसे बताऊं आपको? ये सवाल गारंटी का नहीं है। यहाँ पे नो गारंटी नो वारंटी, बस काम करना है। काम करना मतलब आर्टिस्ट है, और जो काम करता है वही आर्टिस्ट होता है। और जो सफलता और पैसे के पीछे दौड़ता है वो आर्टिस्ट नहीं होता है। पैसे के लिए काम करना है तो फिर कमर्शियल लाइन पकड़ो ना। आर्टिस्ट की लाइन पकड़ना है तो पहले सोचना है कि मुझे पैसे, कैनवास को लगाने के ऊपर पेंटिंग का प्राइस होता है क्या? ब्रश लगाने से पहले आप बोलते हैं कि 2 लाख का स्ट्रोक है मेरा, काम होने के बाद हम बोलेंगे ना उसमें काम कैसा हुआ है, उसके बाद दाम होगा। तो ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको इस फील्ड में क्यों आना है, आपकी मोटिवेशन क्या है। आर्टिस्ट खुद बनना है या फिर पैसा कमाने के लिए आना है। जैसी सोच होगी वैसे ही काम होगा और आपको वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं जिस सोच की तरह से आया था ये बहुत अलग सोच है। सफलता की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं, मैं पहले बोला है, यहाँ पे वारंटी भी नहीं देगा कोई। और कोई आर्टिस्ट को पूछने के आएगा कि मेरे बच्चों को इसमें स्कूल में डालना है तो डिग्री खत्म होने के बाद उसका 10 लाख का पेंटिंग जाएगा। किसी भी आर्टिस्ट को पूछो आंसर क्या मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे बच्चे के हुनर जैसे होंगे वैसे भी आगे जाएगा। एक तो वो 30 साल के बाद सक्सेस हो सकता है, 60 साल तक की गारंटी नहीं है। सक्सेस की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कौन कैसा होगा। यहाँ पे खुद को कितना, इतने लोगों को पीछे छोड़कर अपना हुनर दिखाना है, कोशिश करना है।
और आर्टिस्ट बनना है तो निरंतर प्रयास करके कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आईपीएस की पढ़ाई की 4 साल में वो आईएएस बन गया। यहाँ पे पूरी जिंदगी लता दीदी को अगर आपने पूछा था, लता दीदी, स्वर्गीय लता दीदी, वो भी बोलती थी कि मैं अभी स का सा ही सीख पाई हूँ, संगीत का सा सीख पाई हूँ। अगर वो सा सीख पाई है तो बाकी लोग कहाँ पे होंगे। ऐसा है। तो इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोशिश करो बस। सर, ये मोनालिसा आर्ट्स की तरफ से आपको गिफ्ट। थैंक यू मोनालिसा, थैंक यू सो मच। आपकी पूरे टीम को धन्यवाद। बिहाइंड द आर्ट ये जो टीम है, टीम वर्क बहुत अच्छे से कर रही है और बहुत आर्टिस्ट लोगों को भी मिल रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे भी, मैं खुद को धन्यवाद दूंगा कि मैं कुछ आपको दे सका, जिससे आपकी संतुष्टि हो सके। जितना कुछ कोशिश किया मैंने आपको देने के लिए। फ्यूचर में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। दर्शकों को ये बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके बहुत लोगों को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में, भारत देश में आर्ट के बारे में अभी भी इतनी जानकारी नहीं है जो ये आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। धन्यवाद।